हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में वानी वरोड़ा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में वानी वरोड़ा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है यूजीसी ने, ऑप्शन बी है सीबीएसई, ऑप्शन सी है एनसीटीई, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एनसीटीई ने। किस संस्था ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP शुरू किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एनसीटीई ने। और यह कैसा प्रोग्राम है? तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनसीटीई का, और ये किसके अंदर आता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। और एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं, पहली लेबर 20 बैठक किस शहर में आयोजित होने वाली है? आपके पास ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अमृतसर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। पहली लेबर 20 बैठक किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमृतसर में। नेक्स्ट आते हैं, महिला के लिए श्रम बल भागीदारी दर 2019-20 में 22.8% से बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई है? आपके पास ऑप्शन है 25.1%, ऑप्शन बी है 35.1%, ऑप्शन सी है 45.1%, ऑप्शन डी 55.1%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25.1%। महिला के लिए श्रम बल भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2019-20 में 22.8% से बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 25.1%। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए, और ये कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 13 लोगों को राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का। और 2 कैटेगरी में दिया गया था। एक था आपका प्रोफेशनल कैटेगरी, और दूसरा था एमेच्योर कैटेगरी। एमेच्योर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शौकिया। और जो प्रोफेशनल कैटेगरी थी इसकी थीम थी लाइफ एंड वाटर, और जो एमेच्योर कैटेगरी है इसकी थीम थी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो आपको याद क्या रखना है? 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें टोटल 13 लोगों को अवार्ड दिया गया। और कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक था आपका प्रोफेशनल कैटेगरी और दूसरा था एमेच्योर कैटेगरी। प्रोफेशनल कैटेगरी की थीम थी लाइफ एंड वाटर, और एमेच्योर कैटेगरी की थीम थी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? शिप्रा दास को। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? शशि कुमार रामचंद्रन को। और पेशेवर श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला है दीप ज्योति बनिक को, RS गोप कुमार को, मनीष कुमार चौहान को, सुदीप्तो दास को, उमेश हरिश्चंद्र निकम को। और एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? अरुण शाह को। और एमेच्योर श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला है श्री CS श्रीरंज को, मोहित वाधावन को, रविशंकर SL, शुभदीप बोस और थारुण अदुर्गदला। तो आपको याद क्या रखना? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो 13 लोगों को। 2 कैटेगरी में, एक था आपका प्रोफेशनल कैटेगरी और दूसरा था एमेच्योर कैटेगरी। और प्रोफेशनल कैटेगरी की थीम थी लाइफ एंड वाटर, और एमेच्योर कैटेगरी की थीम थी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया।
जिसमें आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? शिप्रा दास को। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है शशि कुमार रामचंद्रन को। इसके अलावा एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? अरुण साहा को। नेक्स्ट आते हैं, किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छतम हवाई अड्डों में से एक का दर्जा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छतम हवाई अड्डों में से एक का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट आते हैं, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और ये न्यूज में क्यों है? तो एनएचपीसी को कैबिनेट अप्रूवल मिला है 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट का। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की उपस्थिति पाई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की उपस्थिति पाई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक में। और इससे पहले कहाँ मिला था? हाल ही में जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिथियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? नेक्स्ट आते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने किस संस्था के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है EU यूरोपियन यूनियन के साथ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। यूके ने किस संस्था के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, EU के साथ। अच्छा, विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? तो इसे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं और यहाँ पे मैंने डिटेल दिया है, आप PDF में देख सकते हैं। तो हुआ क्या था, सबसे पहले तो देख लेते हैं यूके का मतलब क्या होता है। यूके 4 पार्ट से बना है। यूके में 4 पार्ट आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? यूके बनाते हैं। और अगर नॉर्थर्न आयरलैंड को हटाते तो क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और जब ग्रेट ब्रिटेन में हम लोग नॉर्थर्न आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? यूके बनता है। तो हुआ क्या था, ब्रेक्जिट हुआ। ब्रेक्जिट में क्या हुआ था? यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हो गया था। ब्रेक्जिट में क्या हुआ था? यूरोपियन यूनियन से यूके क्या हुआ था? अलग हो गया था। और जब यूके अलग हुआ तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड, ये भी आपका EU से बाहर हो जाएगा। जब यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर हुआ था तो मतलब कि नॉर्थर्न आयरलैंड भी क्या होगा? EU से बाहर होगा। तो जाहिर सी बात है, जब EU से बाहर हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्थर्न आयरलैंड तो यूके का हिस्सा है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर बनाना होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? एक बॉर्डर बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी, जब ब्रेक्जिट हुआ था, यूके निकल गया था, तो जब यहाँ पे बॉर्डर बनाने पे आयरलैंड वाले, नॉर्थर्न आयरलैंड वाले तैयार नहीं हुए। उनका कहना था नहीं ठीक है, हमारे बीच में कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। अब एक इशू बन गया था। तो हुआ क्या था, बॉर्डर बने कहाँ पे? बॉर्डर किसे डिसाइड किया जाए? तो ये इशू लंबा चला। फिर बाद में क्या हुआ, 2020 की बात है शायद, यहाँ पे आयरिश सागर है, तो इसे बॉर्डर माना गया। और बॉर्डर कब कैसे माना गया? एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था आयरलैंड के साथ, नॉर्थर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आयरिश सागर को हमने क्या मान लिया, बॉर्डर मान लिया। अब इससे क्या होता था, दिक्कत कहाँ आती थी कि मान लो कि यूके से, ग्रेट ब्रिटेन से कोई बिजनेस करना है, कोई ट्रक जा रहा है, कोई भी सामान जा रहा है, तो यहाँ पे चेकिंग होगी, यहाँ पे चेकिंग होगी, और फिर यहाँ पे क्या होगा, क्लियरेंस मिलेगा। फिर इसके बाद नॉर्थन आयरलैंड होते हुए और कहाँ जाएगी, आयरलैंड जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि मान लो नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ था कि ईयू का भी कुछ नियम लग रहा था और फिर यूके का भी, तो वहाँ पे थोड़ा तनाव का कारण था, स्पेशली कंपनियों के लिए। ईयू का भी टैरिफ लग रहा है, यूके का भी लग रहा है, तो मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो गया था। हालांकि हिस्सा तो था यूके का, यूरोपियन यूनियन में तो नॉर्दर्न आयरलैंड भी नहीं है क्योंकि यूके बाहर हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, पूरा एक कन्फ्यूजन बन गया था। कभी ईयू का टैरिफ लग रहा है, ईयू का चार्ज, कि फिर यूके का अपना है, उसका अपना लग रहा है, तो वहाँ पे स्पेशली कंपनी वालों के साथ थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो एक तनाव का कारण बन गया था। तो अब क्या हुआ कि विंडसर फ्रेमवर्क के जरिए क्या हुआ कि यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को थोड़ा चेंज कर दिया गया। चेकिंग तो होगी, लेकिन नियम क्या बनाया गया ना, 2 चेक पोस्ट कर दिए गए। विंडसर फ्रेमवर्क के तहत 2 क्या बोलते हैं, चेक पोस्ट कर दिए गए। एक जो स्पेशली केवल नॉर्दर्न आयरलैंड में जाएगा ना सामान, कोई ट्रक मान लो जा रहा है, तो उसके लिए अलग लेन है, ग्रीन लेन है, उसके लिए ग्रीन लेन है। और जो ट्रक या कोई भी सामान जा रहा है आयरलैंड, तो उसके लिए होगा रेड लेन। रेड लेन जो नॉर्दर्न आयरलैंड में ट्रक जाना है, मतलब कोई सामान है, कोई मेडिकल का सामान है, कुछ भी सामान है, तो उसके लिए एक अलग चेक पोस्ट हो गया, ग्रीन लेन हो गया। और जो आयरलैंड में जाएगा ना, ये आयरलैंड जिसे बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों अलग अलग कंट्री है। ठीक है, तो विंडसर फ्रेमवर्क के तहत क्या हुआ कि अब जो नॉर्थर्न आयरलैंड में ट्रक वगैरह सामान जाएगा ना, तो उसके लिए अलग लेन होगा क्योंकि यूके का हिस्सा है, तो उसके लिए अलग चेकिंग होगी। और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जाएगा, कोई बिजनेस हो रहा है, तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, रेड लेन होगा। ग्रीन लेन किसके लिए होगा, नॉर्थर्न आयरलैंड के लिए, लेकिन चेकिंग रहेगी। और क्या बोलते हैं, रेड लेन होगा अगर मान लो कोई बिजनेस हो रहा है, सामान जा रहा है कहाँ पे, आयरलैंड में, तो उसके लिए रेड लेन से जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार और गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक और गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक और मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने समझाया है ना, यहाँ पे ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में जाएंगे ना तो कम से कम 20 से 25 मिनट की क्लास होगी हो, तो मैंने एक ओवरव्यू समझाया है यहाँ पे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और गुजरात। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 3 मार्च को, ऑप्शन बी है 5 मार्च, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी है 9 मार्च। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 मार्च को। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं 2023 की इसकी थीम क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 की थीम क्या है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इस बार का इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इस बार साइट्स अपना 50वां एनिवर्सरी मना रहा है। और साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद क्या रखना है, साइट्स की स्थापना कब हुई थी, 1973 में। और पहली बार कब डिसाइड किया गया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा, तो 20 दिसंबर 2013 को। तो एक बार और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, 3 मार्च को। 2023 की इसकी थीम क्या है,
पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इस बार साइट्स अपना 50वां एनिवर्सरी मना रहा है। और साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और साइट्स की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारत ने जीएसएम के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त किया। MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बार्सिलोना, स्पेन में। पुरस्कार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में भारत सरकार के प्रयासों को मान्यता दी। अच्छा, यह पुरस्कार जो मिला है भारत को जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किस कारण से मिला है? तो दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, दूरसंचार क्षेत्र में विकास के लिए। जीएसएम में पुरस्कार कंपनियों, सरकारों और व्यक्तियों को मोबाइल क्षेत्र में महान नवाचार, ग्रेट इनोवेशन के साथ प्रदान किए जाते हैं। जो जीएसएम में पुरस्कार है किसे दिया जाता है? तो कंपनियों को, सरकारों को और व्यक्तियों को मोबाइल क्षेत्र में, टेलीकॉम सेक्टर में महान नवाचार के साथ प्रदान किए जाते हैं। और जीएसएम का मतलब होता है ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। और इसमें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, जो किसे मिला है? मार्टिन कूपर को। और जो दूसरा हमारा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2022 में क्या जीता है? गोल्डन एवं सिल्वर स्टार हासिल किया है। कौन से मंत्रालय ने? पर्यटन मंत्रालय ने। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में भारत के कौन से मंत्रालय ने गोल्डन एवं सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय ने। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? किस देश ने जीएसएमए के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त किया? तो हमारे प्यारे देश भारत ने। और इसका आयोजन जो हुआ था कहाँ पे किया गया था? बार्सिलोना, स्पेन में किया गया था। और ये क्यों दिया गया था? तो भारत ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में काफ़ी अच्छा काम किया है। और जीएसएम में पुरस्कार किसे दिया जाता है? कंपनियों को, सरकारों को और व्यक्तियों को मोबाइल क्षेत्र में महान नवाचार के लिए। और जीएसएम का मतलब क्या होता है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। और पहली बार इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है, जो किसे मिला है? मार्टिन कूपर को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने F-16 फाइटर जेट्स के लिए ताइवान को $619 मिलियन युद्ध सामग्री बेचने की मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए ने, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। किस देश ने F-16 फाइटर जेट्स के लिए ताइवान को $619 मिलियन युद्ध सामग्री बेचने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए ने। नेक्स्ट आते हैं, स्पेस एक्स ने यूएस, रूस और यूएई से नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन जायद, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन हमसा, ऑप्शन सी है सुल्तान अल नयादी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुल्तान अल नयादी। स्पेस एक्स ने यूएस, रूस और यूएई से नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुल्तान अल नयादी। और ये क्या है? एक कम्युनिकेशन इंजीनियर है। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उस रॉकेट का नाम भी याद रखना है आपको, फाल्कन 9 से। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट में MENA क्षेत्र में कौन सा देश टॉप पर है? MENA का मतलब क्या हुआ? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है मोरक्को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट में
MENA क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। नेक्स्ट आते हैं, टनल वाइल की किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पोलैंड में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एरा का क्या मिला है? स्टोन टूल मिला है, तो ये न्यूज़ में बना हुआ है। टनल वाइल की किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पोलैंड। नेक्स्ट आते हैं, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? उनका नाम क्या है? बोला टिनुबू। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू। गुरु डोंगमार झील किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। गुरु डोंगमार झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने गुरु डोंगमार झील विजिट किया था, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। और उन्होंने वहाँ पे क्या किया? तो वहाँ के आर्मी पर्सन से मिले और इसके अलावा उन्होंने इनोग्रेट किया SBI ATM। नेक्स्ट आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आजकल न्यूज़ में बना हुआ है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है? संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, सदन के सदस्यों को कुछ अधिकारों और उन्मुक्तियों, सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ का आनंद लेने की अनुमति देता है। बेसिकली MP को अपना काम करने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो उन्हें बिना किसी बाधा के प्रभावी ढंग से और कुशलता से अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाता है। तो सिंपल एक लाइन में अगर बोला जाए ना, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो क्या है? MP को अपना काम करने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ दिया गया है फ्रॉम लॉ, तो इसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं। हालांकि कोई फिक्स नहीं होता है इसके अंदर कि ये अधिकार है, कभी कोर्ट डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये चीज़ क्या है? संसदीय विशेषाधिकार में आते हैं, और कोर्ट भी डिसाइड करती है। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में है। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी को 12 विपक्षी सांसदों द्वारा उनके डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए संसदीय विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके कारण हाल के केंद्रीय बजट के पहले चरण में बार बार स्थगन हुआ, शोरगुल हुआ, जो कि नॉर्मली होते रहता है वहाँ पे। तो न्यूज़ में क्यों है? राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसदीय समिति को 12 विपक्षी सांसदों द्वारा उनके डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए संसदीय विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? काफ़ी हंगामा हुआ। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति ग्रेवियंस अपीलेट कमेटी लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है सहकारिता मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारत उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है ICICI बैंक, ऑप्शन डी है SBI। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारत उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, S-400 ट्रायम्फ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन बी है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन सी है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन डी है एक पनडुब्बी है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। S-400 ट्रायम्फ क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन से देश का है? रूस का है, रसिया का है। और ये न्यूज़ में क्यों है? तो इसका जो भारत को अभी रसिया ने क्या दिया है? S-400 ट्रायम्फ दिया है, तो इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, कामकाजी महिला के जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग वुमेन पर विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 80.6, ऑप्शन बी है 90.6, ऑप्शन सी है 74.4, ऑप्शन डी है 100। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 74.4। कामकाजी महिला के जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ ए वर्किंग वुमेन पर विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 74.4। और नेपाल का है 80.6। नेपाल का कितना है? 80.6 है। और 14 ऐसे देश हैं जिन्हें 100 स्कोर मिला है, और जिनमें आते हैं बेल्जियम हुआ, कनाडा हुआ, डेनमार्क हुआ, फ्रांस हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, आइसलैंड हुआ। इन सबको कितना मिला है? 100 मिला है। और 100 स्कोर वाले टोटल कितने कंट्री है? 14 है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता में निवेश करेगी। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता में निवेश करेगी? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत में बेहतर पानी, स्वच्छता और स्वच्छता का समर्थन करने के लिए पर्यावरण एनजीओ फ्रैंक वाटर के साथ कौन सा तकनीकी दिग्गज भागीदार है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है इन्फोसिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एप्पल। भारत में बेहतर पानी, स्वच्छता और स्वच्छता का समर्थन करने के लिए पर्यावरण एनजीओ फ्रैंक वाटर के साथ कौन सा तकनीकी दिग्गज भागीदार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एप्पल। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे पीडीएफ तो मिलेगा ही आंसर के साथ। इसके अलावा आप वहाँ पे बेस्ट करेंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं UPSC लेवल तक। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।